तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग सोचते होंगे कि मैं कह तो देता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, लेकिन मैं वहां पर लिंक नहीं देता हूं। तो इसका ये कारण है कि आप लोग जो है, आप लोगों को जब लिंक नहीं मिलती है तब आप कमेंट भी नहीं करते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि आपको जो है उस वीडियो की या आपको किसी भी पीडीएफ की, जैसे मैंने कह दिया कि टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आप लोग जो है मैं पीडीएफ ना डालूं तो आप लोग याद भी नहीं दिलाते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं कि आपने वहां पर वीडियो की जो है लिंक या जो है पीडीएफ नहीं डाला है। ठीक है, पीडीएफ नहीं सेंड किया है। ठीक, तो कम से कम अगर आप लोगों को ज़रूरत हुआ करे तो जो है आप लोग जो है कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, जिससे कमेंट करने से हमें भी याद आ जाएगा कि मतलब हमने क्या कहा था। अगर कहा था तो हमने नहीं डाला है, ये हमारी गलती है कि हमने नहीं डाला है। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि अगर पीडीएफ होगी तो पीडीएफ आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम पर नहीं तो आप लोगों को जो है व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा मैं, वहां पर आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके, ठीक है, फिर उस पर मैं आपको जो है पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, और जो लिंक की रही बात, तो लिंक भी आप जब कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है, मैं लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में अब लिंक आ गई है, आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलना, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लैटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इसमें जो उदाहरण दिया गया है लैटिक पारिस्थितिकी का, वो है नदी। नदी जो है क्या है, एक लैटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव विविधता का तप्त स्थल है। ठीक है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो कौन सा है, पहला है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इनमें से दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा इसका जो है दोस्तों, वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग उत्तरदायी है। उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग जो है उत्तरदायी है किस चीज के बारे में, जल प्रदूषण के लिए, मृदा प्रदूषण के लिए और वायु प्रदूषण के लिए। और फिर पूछा गया है कि ए तथा बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ए तथा बी। ए हो गया हमारा जल प्रदूषण के लिए और बी हो गया हमारा मृदा प्रदूषण के लिए। ठीक है, दोनों के लिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि एड्स दिवस मनाया जाता है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या, एड्स दिवस। एड्स दिवस कब को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो जो है विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। तो इसमें से जो है कौन सा एक जो है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। तो पहला हो गया हमारा चक्रवात, दूसरा हो गया हमारा भूस्खलन, और उसके बाद आता है हिमस्खलन। और राइट हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी जो है क्या है, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रतिशत है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रतिशत है, तो लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 0.04। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.4%। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा
अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुई थी उत्तराखंड से। उत्तराखंड से ही क्या हुआ था? चिपको आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कौन सा है? पहला है भूमिगत जल स्तर का बढ़ाना, दूसरा है भूमिगत जल के शुद्ध करना, ठीक है, भूमिगत जल को शुद्ध करना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चट्टान पर होने वाला अनुहरण है। तो चट्टान पर होने वाला अनुहरण क्या है? वो है लिथोशियर होता है। क्या होता है? लिथोशियर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो जो है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? वो मापी जाती है रिक्टर स्केल पर। किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि बीओडी का पूरा नाम क्या है? बीओडी का जो है पूरा नाम क्या है? तो बीओडी का पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन योजना के 3 चरण क्या हैं? तो आपदा प्रबंधन के 3 चरण क्या हैं? वो हैं कार्य, प्रतिफल, प्रतिक्रिया व योजोन, ठीक है, योजना है, ठीक है, कार्य, प्रतिफल और प्रतिक्रिया व योजना है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को जो है किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? वो है एजी टेंसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को एजी टेंसले ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। फिर आता है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयव होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है 2 अवयव कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अजैविक और दूसरा होता है जैविक। पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयव होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयव? वो होते हैं अजैविक एवं जैविक होते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि भोजन श्रृंखला में शामिल है। तो भोजन श्रृंखला में क्या शामिल है? तो भोजन श्रृंखला में जो है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक शामिल है। क्या क्या शामिल है? उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक शामिल है। तो इसके जो है ए और बी 2 ऑप्शन दिए होंगे, जो है इसका ए और बी दोनों ही राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि खनिज है। तो खनिज क्या है? तो खनिज जो है वो है एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। कैसी है? एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या? खनिज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में भोज्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में जो है भोज्य श्रृंखला कब या कैसे प्रारंभ होती है? तो बताया गया है पादप प्लवक के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र में भोज्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। किसके द्वारा? पादप प्लवक। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि घास पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड, घास पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है। तो कैसा होता है? वो होता है सीधा होता है। घास पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है, तो कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का जो है पिरामिड होता है वो कौन सा होता है? सदा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदा सीधा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरण स्रोत है। तो ऊर्जा का जो है नवीकरण स्रोत कौन सा है? वो है जैवभर है। क्या है? जैवभर जो है, जैवभार जो है क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस
कब को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा ex-situ संरक्षण का उदाहरण है? तो जो है इसका जो है कौन सा सीटू संरक्षण का उदाहरण है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान जो है ex-situ संरक्षण का उदाहरण है। ठीक। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बंजर भूमि पर सबसे पहले पाए जाने वाले पौधे हैं। इस भूमि में पूछा गया है कि बंजर भूमि पर सबसे पहले पाए जाने वाले पौधे हैं। तो बंजर भूमि पर जो है सबसे पहले कौन सा पौधा उगता है? वो है लाइकेंस। लाइकेंस जो है बंजर भूमि पर सबसे पहले उगता है और सबसे पहला पौधा है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि जापान में मिनामाटा रोग किसके प्रदूषण के कारण हुआ था? पूछा गया है कि जापान में मिनामाटा रोग जो है किसके प्रदूषण के कारण हुआ है? तो किसके प्रदूषण के कारण हुआ है? एचजी में हुआ था और 1956 में। कहाँ हुआ था? रोग कहाँ के प्रदूषण के कारण हुआ था? तो कहाँ के प्रदूषण के कारण हुआ था? एचजी में हुआ था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि डेसिबल में अधिक की ध्वनि प्रदूषित है। डेसिबल में अधिक से अधिक जो है कितनी ध्वनि प्रदूषित है या प्रदूषण है? तो 80। ठीक है। 80 ध्वनि, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है प्रदूषण है। 80 डेसिबल से अधिक। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चिनोरविल परमाणु दुर्घटना हुई थी। तो चिनोरविल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? यूक्रेन में हुई थी, वो भी 6 अप्रैल 1986 में हुई थी। कौन सी? चिनोरविल परमाणु दुर्घटना। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व में जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वो है महासागर है। ठीक है। महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि HIV में पाया जाता है। तो HIV में क्या पाया जाता है? एक सूत्री RNA पाया जाता है। HIV में पाया जाता है क्या? एक सूत्री RNA पाया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण के स्थान पर जो है संरक्षण की एक विधि है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण के ऊपर जो है स्थान संरक्षण की एक विधि है? तो कौन सा है? एक तो है चिड़ियाघर, दूसरा है वानस्पतिक, तीसरा है उद्यान जीन बैंक और चौथा हो जाएगा हमारा ये सभी क्या है? जैव विविधता संरक्षण स्थान संरक्षण की एक विधि है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के स्थानीय संरक्षण की युक्ति है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के स्थानीय संरक्षण की युक्ति है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है। एक तो राष्ट्रीय उद्यान, फिर दूसरा हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि सजीवों की बड़ी पैमाने पर पाई जाने वाली विविधता कहलाती है। तो सजीवों की बड़े पैमाने पर जो है पाई जाने वाली जो है विविधता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है अगला प्रश्न हमारा कि प्रत्येक जीवधारी का प्राकृतिक आवास कहलाता है। तो प्रत्येक जीवधारी का जो है आवास क्या कहलाता है? वो कहलाता है वास स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? वास स्थान कहलाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी का
पिता कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसको पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है? वो कहा जाता है टेंसले को कहा जाता है पारिस्थितिकी का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, इसको टेंसले को। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि तनों की कटाई से संभावना कम हो सकती है। तो तनों की कटाई से संभावना किसकी कम हो सकती है? वर्षा की, सॉरी दोस्तों, तनों नहीं, वनों की कटाई से संभावना कम हो सकती है। तो वनों की कटाई से संभावना कम हो सकती है किसकी? वर्षा की जो है संभावना कम हो सकती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? वो है जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने से जो है वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा SO2 का सर्वोत्तम संकेतक है? निम्नलिखित में से कौन सा SO2 का सर्वोत्तम संकेतक है? तो कौन सा है? लाइकेंस है। लाइकेंस जो है वो है SO2 का सर्वोत्तम संकेतक है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर उसके बाद पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। तो अम्लीय वर्षा में क्या पाया जाता है? SO2 और NO2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2 पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था या किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। फिर उसके बाद पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वो है 1986 में वन्य संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था। कब? 1986 में। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून को संचालित करने के लिए कौन मुख्य भूमिका निभाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून को संचालित करने के लिए कौन मुख्य भूमिका जो है निभाता है? वो है यूनाइटेड नेशन निभाता है। ठीक है, कौन? यूनाइटेड नेशन निभाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून को संचालित करने का जो है मुख्य भूमिका। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है? तो कौन सा मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है? कीटनाशक का प्रयोग जो है मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि अस्पताल से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, पूछा गया है कि अस्पताल से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट किस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं? तो अस्पताल से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट किस प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं? वो है खतरनाक। ठीक है, खतरनाक प्रकार से जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि बाढ़ के आने का कारण है। तो बाढ़ के आने का कारण क्या है? बांधों का टूटना और भारी वर्षा होना, नदी तटबंध की विफलता, नदी तटबंध की जो है विफलता, और इसका जो राइट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो किस राज्य में जो है हीराकुंड बांध स्थित है? वो है उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध स्थित है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वो है समुद्र जो है विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है। तो भारत में जो है जैव विविधता वाला सबसे बड़ा हॉटस्पॉट क्या है? वो है वेस्टर्न घाट है। क्या है? वेस्टर्न घाट है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडल की परत कहलाती है। तो पृथ्वी में सबसे निकट वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है?
क्षोभ मंडल कहलाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से जो है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि लुप्त प्रायः प्रजातियों को किसमें सूचीबद्ध किया जाता है। तो लुप्त प्रजातियों को किसमें सूचीबद्ध किया जाता है, वो है रेड डाटा बुक में जो है सूचीबद्ध किया जाता है। किसमें? रेड डेटा बुक में लुप्त प्रायः प्रजातियों को जो है रेड डाटा बुक सूची में सूचीबद्ध किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हम 5 जून को किस रूप में मनाते हैं। तो 5 जून को जो है क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राज्य गंगा कार्य योजना में सम्मिलित है। तो कौन सा जो है राज्य सरकारी राज्य गंगा कार्य योजना में सम्मिलित है? उत्तर प्रदेश और दूसरा है बिहार एवं पश्चिम बंगाल। जो है ये तीनों राज्य जो है सरकारी राज्य गंगा कार्य में जो है सम्मिलित हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पानी में नाइट्रेट की वजह से होता है। पानी में जो है नाइट्रेट की वजह से शिशु में ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्य रूप से उपस्थित होने का कारण होता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति अंततः निर्भर करती है। तो चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति अंततः निर्भर कैसे करती है? वो करती है जलवायु पर निर्भर करती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नागरिकों को पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ मामला दर्ज कराने का अधिकार देता है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नागरिकों को पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ मामला दर्ज कराने का अधिकार देता है। तो कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के हीरा राज्य के, ठीक है, हीरा राज्य के रूप में जाना जाता है। तो भारत के जो है हीरा राज्य के रूप में किसे माना जाता है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हीरा राज्य के रूप में भी माना जाता है। ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हरी खाद वाले पौधे हैं। तो हरी खाद वाले पौधे कौन कौन से हैं? वो हैं लेग्यूमिनेसी कुल के हैं। हरी खाद वाले पौधे कैसे हैं, कौन से कुल के हैं? वो है लेग्यूमिनेसी कुल के हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है जनसांख्यिकी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क वातावरण की सबसे विशिष्ट विशेषता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है शुष्क वातावरण की सबसे विशिष्ट विशेषता है। तो कौन सी है? कम वायुमंडलीय आर्द्रता है। कौन सी है? कम वायुमंडलीय आर्द्रता है। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों से सॉरी दोस्तों, प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। तो एक खाद्य श्रृंखला कैसे शुरू होती है या किससे शुरू होती है? तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों से शुरू होती है एक खाद्य श्रृंखला। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि एक चरमोत्कर्ष समुदाय पहचानने योग्य है। तो एक चरमोत्कर्ष समुदाय पहचानने योग्य है क्योंकि यह है। तो क्योंकि यह क्या है? रचना में एक समान है। ठीक है। कैसा है? रचना में एक समान है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि स्थानिक पौधे वे
पौधे हैं जो उगते हैं। तो स्थानिक पौधे कौन से पौधे हैं जो उगते हैं? वो हैं भौगोलिक दृष्टि से सीमित क्षेत्र में उगते हैं। भौगोलिक दृष्टि से सीमित क्षेत्र में स्थानिक पौधे वे पौधे हैं जो उग जाते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि बिखरे हुए वृक्षों वाला घास का मैदान कहलाता है। तो बिखरे हुए वृक्षों वाला भाग घास का मैदान क्या कहलाता है? लंबा चौड़ा चारागाह कहलाता है। क्या कहलाता है? लंबा चौड़ा चारागाह कहलाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वर्षा वन वायोम में। कहाँ पाई जाती है? वर्षा वन वायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न हमारा कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड परत से जो है उपस्थित के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड परत से उपस्थित के कारण होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि मिनामाटा रोग किसके कारण हुआ है या हुआ था? मिनामाटा रोग जो है किसके कारण हुआ था? वो है मरकरी के कारण हुआ था। मरकरी के कारण हुआ था। कौन सा? मिनामाटा रोग। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कापर खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जो है कापर खदान के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? खेतड़ी जो है कापर खदान के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला में कितने शाकाहारी होते हैं या कितने उपभोक्ता होते हैं? वो होते हैं प्रथम उपभोक्ता होता है। एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, कैसे होते हैं? प्रथम उपभोक्ता होते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्न पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत कौन सा है? वो है सोलर जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि एक परितंत्र में भोजन के स्तर को कहा जाता है। तो एक परितंत्र में भोजन के स्तर को क्या कहा जाता है? वो है ट्रोफिड स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोफिड स्तर कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र की जो है प्रेरक शक्ति कौन सी है? वो है सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो है क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? वो है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो पिरामिड की जो है अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? वो है चार्ल्स एल्टन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। काहे कि पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित हुई थी? चार्ल्स एल्टन के द्वारा प्रस्तावित हुई थी। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? वो होता है सोलर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि एक परितंत्र में भोजन के स्तर को कहा जाता है। तो एक परितंत्र में जो है भोजन के स्तर को क्या कहा जाता है? ट्रोफिड स्तर कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र की जो है प्रेरक शक्ति कौन सी? वो है सौर ऊर्जा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में जो है उपलब्ध है? वो कहाँ है? समताप मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। हमें लग रहा है ये दोबारा हो गया है दोस्तों, चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कि पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित हुई थी? तो ये है जो है चार्ल्स एल्टन के द्वारा प्रस्तावित हुई थी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? बायोमास है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में
जो है उपस्थित नाइट्रोजन के का जो है प्रतिशत कितना है, वो है 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आपदा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो आपदा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, वो होते हैं 5 चरण होते हैं आपदा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से मानव निर्मित आपदा माना जाता है। तो किसको जो है मुख्य रूप से मानव निर्मित आपदा माना जाता है, वो है आग। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन आपदा के समय पहले प्रतिक्रिया करता है। तो कौन जो है पहले प्रतिक्रिया करता है आपदा के समय में, तो वो है स्थानीय समुदाय के सदस्य। स्थानीय समुदाय के सदस्य जो हैं आपदा के समय पहले प्रतिक्रिया करते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 2003 में हुई थी। कब हुई थी, 16 अक्टूबर 2003 में हुई थी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारण कौन सा है, पहला है मृदा प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है वायु प्रदूषण, चौथा है उपयुक्त में से सभी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नॉक नी सिंड्रोम पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। तो जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नॉक नी सिंड्रोम पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा है, फ्लोराइड जो है नॉकनी सिंड्रोम पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि नाइट्रेट का नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है। तो नाइट्रेट का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है, अनाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अनाइट्रीकरण कहलाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट है। तो ओजोन छिद्र जो है कहाँ अधिक स्पष्ट है, वो है ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर है। ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो है इटली में जो है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस झील क्षेत्र में फाइटोप्लांकटन बहुतायत में होता है। तो इसका जो राइट है वो है निम्नोटिक जोन होता है। कौन सा होता है, निम्नोटिक जोन होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि आदर्श पर्यावरणीय परिस्थिति में जनसंख्या के बढ़ने की क्षमता को कहा जाता है। तो आदर्श पर्यावरणीय परिस्थिति में जनसंख्या के बढ़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है, बायोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, सदैव एक दिशीय होता है। कैसा होता है, सदैव एक दिशीय होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1986 में। ये पहले पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन मिलते हैं। तो भारत में जो है अधिकतर किस प्रकार के वन मिलते हैं, वो हैं ट्रॉपिकल और डिसिडिवस, और फिर उसके बाद है फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, एक तो अजैवीय अवयव और दूसरा है जैवीय अवयव। तो ए बी दोनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है। तो भारत में जो है सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है, वो है टेहरी में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है, टेहरी में स्थित है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा स्रोत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है। पहला हो गया गेहूं, दूसरा हो गया चावल, तीसरा हो गया sorghum और चौथा हो गया हमारा ये सभी।
गेहूं, चावल और सोरगम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जैव कीटनाशक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा पौधा जो है जैव कीटनाशक की तरह प्रयोग किया जाता है वो है नीम। नीम को कैसे प्रयोग करते हैं? जैव कीटनाशक की तरह प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। तो कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाती है? वो है पशु मल एवं सड़ी सब्जियों के द्वारा जो है क्या तैयार करी जाती है? कंपोस्ट खाद तैयार करी जाती है। ठीक है, कंपोस्ट खाद कैसे तैयार करी जाती है? पशुमल एवं सड़ी सब्जियों के द्वारा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि किस गैस के कारण अधिकतम ओजोन परत का नुकसान होता है? तो किस गैस के कारण जो है अधिकतम ओजोन परत का जो है नुकसान होता है? तो कौन सी गैस है वो है SO2 के कारण जो है अधिकतम ओजोन परत का नुकसान होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को जो है कैसे रोका जा सकता है? वो है वनीकरण से रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है मृदा अपरदन को? वो है वनीकरण से रोका जा सकता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। तो प्रदूषण की रोकथाम कैसे करी जा सकती है? पहला है मलजल उपचार, फिर दूसरा है बिजली वाहन के प्रयोग के द्वारा, दूसरी है बिजली वाहन के प्रयोग के द्वारा, तीसरा है परमाणु विस्फोटक के रोकने से, फिर उसके बाद आता है उपयुक्त में से सभी। ठीक है, इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा, इनके जो है तीनों ऑप्शन जो है राइट हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि भोज्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो भोज्य श्रृंखला जो है कैसे प्रारंभ होती है? वो होती है प्रकाश संश्लेषण से भोज्य श्रृंखला जो है प्रारंभ होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि वन्य जीव को सुरक्षित कहते हैं। तो वन्य जीव को कैसे सुरक्षित कहते हैं? वो है इन सिटू के द्वारा जो है वन्य जीव को सुरक्षित कहते हैं। फिर उसके बाद आता है, सॉरी दोस्तों, इसके बाद फिर कुछ नहीं आता है, कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।